स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। आज के कंप्यूटर के लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस। जब हमने हार्डवेयर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहले तो हार्डवेयर क्या होता है, टेंजिबल, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख व छू सकते हैं, वो कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाएगा। जिसे नहीं देख सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये क्लियर था आपको। अब हार्डवेयर में मैंने क्या 4 टाइप्स की चीज़ें बताई थी कि कौन कौन से डिवाइस अंदर आते हैं हार्डवेयर के। कौन कौन से होते हैं? एक तो इनपुट, जिससे आप डेटा एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे। दूसरा क्या बताया था मैंने? आउटपुट। तीसरा बताया था प्रोसेसिंग भी होता है। और चौथा स्टोरेज या मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। ये सारे चीज़ किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। उसमें हमने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया था? प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू पढ़ा था हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम कवर करने वाले हैं इनपुट डिवाइस। ठीक, तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक बार मैं और रिवाइज कराना चाहती हूँ। जिस डिवाइस के जरिए हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को, हम कौन होंगे? यूज़र हैं, ठीक, उपयोगकर्ता, हम यूज़र हैं। तो जब कोई भी एक यूज़र डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना चाहे और कंप्यूटर को फेड दे, तो वो किसके थ्रू होगा? इनपुट डिवाइस। जैसे कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस अगर पूछा जाए तो आपको कीबोर्ड लिखना है उसमें। ठीक, इसके जरिए हम क्या करते हैं? जो भी हमारे डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, जो हमें कंप्यूटर को देना है, इसी के थ्रू हम दे सकते हैं। अगर आप ये समझिए कि अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड ही नहीं है तो मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर हुआ, डेस्कटॉप हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, वो ऑन होगा। लेकिन अगर उसमें कीबोर्ड ही नहीं है तो आप उसको डेटा दे कैसे सकेंगे? आप उसे क्या काम लेना चाहते हैं वो कंप्यूटर को पता ही कैसे चलेगा, है ना? तो इसीलिए इनपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, वो हम आज डिटेल में देखेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, जिनका उपयोग डेटा यानी कि या निर्देशों को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाए। ठीक है, यानी कि टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर और इंस्ट्रक्शन, है ना, ये देने के लिए अगर हम यूज़ करें जिस डिवाइस को, वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, लिंक्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विथ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये अगर आपको इंग्लिश में कोई भी तकलीफ हो रही हो तो मैं हिंदी में भी उसे ट्रांसलेट कर रही हूँ। और इस लाइन का बहुत ज़्यादा मतलब कुछ, मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए उपयोगी हो। तो कोई भी अलग अगर वर्ड रहेगा मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी आपको बताने का, लिखने का। ठीक, उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ ना आए या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए रहेगा मेरे टीचिंग में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहरी इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, उससे जोड़ता है किसे? कंप्यूटर सिस्टम को। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम अपना डेटा दे ही नहीं सकेंगे, अगर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर में डालना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो पाएगा? एक इनपुट डिवाइस की वजह से। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए मैं या कोई भी बाहरी जो इन्वायरमेंट है वो क्या हुआ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा? उसे ही मिलाने के लिए, उन दोनों को ही लिंक करने के लिए इनपुट डिवाइस यूज़ में आता है। ठीक, तो कौन सा डिवाइस लिंक्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इनपुट डिवाइस लिंक करेगा, है ना, कंप्यूटर सिस्टम से। अब देखिए, आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र कन्वर्ट्स इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा, जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो यूज़र अपनी भाषा में देगा। जो भाषा हमें समझ में आती है वही भाषा से हम एंटर करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, है ना। इनपुट डिवाइस का काम क्या रहता है? उस इनपुट को लेना, उस इनपुट को यूज़र से लेना और सीपीयू को देने के पहले उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जो कि क्या होगा? एक बाइनरी फॉर्म होगा। बाइनरी फॉर्म यानी कि 0 और 1। ठीक, तो 0 और 1 इस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में इनपुट डिवाइस कन्वर्ट कर देती है जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन उसे मिला रहता है यूज़र से। ठीक है, तभी वो वर्क हो पाएगा, तभी उसका प्रोसेसिंग हो पाएगा सीपीयू में। ठीक, तो इनपुट डिवाइस का काम क्या हो गया? डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेना यूज़र से, प्लस उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि सीपीयू फिर प्रोसेसिंग के लिए उसे यूज़ करे। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि कन्वर्ट्स इनटू मशीन लैंग्वेज। जब वो यूज़र से डेटा ले लेगा तब उसे वो किस में कन्वर्ट करेगा? फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक, यानी कि मशीनी भाषा में।
फिर मैंने क्या लिखा है, कन्वर्टेड मशीन लैंग्वेज। अब जैसा कि उसने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर लिया, तब CPU का काम आएगा, ठीक है। तब कहाँ जाएगा, वो CPU में जाएगा। उपयोगकर्ता डेटा को किसी भी फॉर्मेट में दे, उपयोगकर्ता डेटा को किसी भी फॉर्मेट में दे। अब मैंने आपको बताया था कि डेटा कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक में क्या आ गया था आपका 0 से 9 डिजिट तक। हाँ, कोई भी आप डिजिट बना सकते हो, जैसे आप 1000, 2000, कितने भी लाख, कितने भी आप डिजिट बना सकते हो ना, पर आप यूज़ किसका करोगे, 0 से 9। तो कहने का मतलब होता है 0 से 9 में आप कितने भी डिजिट्स बना सकते हो, ठीक। बहुत ही बेसिक था, बट बताना बहुत छोटी छोटी चीज़ें में ना, चीज़ों में लोगों को डाउट होता है, मुझे भी होता था अपने टाइम पे, इसलिए मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं छोटे से छोटी डिटेल्स भी आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो देखिए डेटा कितने तरीके का हुआ, न्यूमेरिक डेटा यानी कि संख्यात्मक हमने पढ़ा था 0 से 9। उसके बाद क्या देखा था, अल्फ़ाबेट्स यानी कि अक्षरात्मक A to Z, ठीक। फिर तीसरा क्या देखा था, मिक्सचर जो था अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स का, वो क्या था, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसे हम बोलते हैं वो डेटा था, जिसमें क्या क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स भी आता था, न्यूमेरिक भी आते थे, और उसके अलावा याद करिए सिंबल्स भी थे, ठीक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में तीनों चीज़। तो वही मैंने लिखा है कि यूज़र किसी भी तरीके से डेटा, कोई भी फॉर्मेट में डेटा को दे, चाहे नंबर्स में दे, अल्फ़ाबेट्स में दे, अल्फ़ा न्यूमेरिक किसी भी फॉर्म में दे, इनपुट क्या करेगा उसे, इनपुट डिवाइस उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक। इनपुट क्या करेगा, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, CPU में जाएगा फॉर प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है ना, रिजल्ट मिलता है हमें। चलिए, तो ये जो बेसिक नॉलेज था इनपुट डिवाइस का, वो समझ में आया आपको, ठीक। इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है कीबोर्ड, माउस, ठीक। लेकिन हमें क्या पढ़ना रहता है, हमें ओवरऑल कवर करना रहता है, इनपुट डिवाइस में जितनी चीज़ें हैं, है ना, हमें सबका ओवरव्यू देखना रहता है। तो आज की क्लास हमारी वही है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस को हम एक्चुअली क्या है, मैं ऐसे भी आपको पढ़ा सकती हूँ कि कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ, बट एक डिसेंट तरीके से पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें क्या होगा, देखिए इनपुट डिवाइस को भी मैंने 3 तरीकों में डिवाइड कर दिया है, ठीक। इनपुट डिवाइस भी जिस तरीके से आप इनपुट को दे सकें, वो तरीके के हिसाब से 3 में डिवाइड है। जैसे कि हो गया डेटा इंसर्शन, डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है। डेटा इंसर्शन ये किस डिवाइस से हो सकता है, ये होता है कीबोर्ड से, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेटा प्रविष्टि, ठीक है। वो किससे हो सकता है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है, एक टाइपराइटर फॉर्म का होता है, जिससे आपने तुरंत डेटा एंटर किया, तो उसे मैं किस में लाऊंगी, डेटा इंसर्शन वाले फॉर्मेट में लाऊंगी। दूसरे तरीके का इनपुट डिवाइस कैसा हो सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, यानी कि पॉइंट आउट करना, जिसमें क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ठीक है, जॉयस्टिक आ जाएगा। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे मैं डिस्क्राइब आगे और करूँगी। तीसरा फॉर्मेट किस तरीके से और हम इनपुट दे सकते हैं, तो तीसरा तरीका होता है स्कैनर्स के थ्रू, ठीक है। स्कैनर्स भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जो हार्ड कॉपी है ना, वो सॉफ्ट कॉपी में बदली जाती है, ठीक है। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में बदली जाती है। बेसिकली ये काम रहता है कि स्कैनर का, बट स्कैनर्स के अंदर भी ना डिफरेंट टाइप्स के चीज़ होते हैं, जैसे कि OMR हो गया, OCR हो गया, ठीक है। ये हम आगे की अभी आगे हम इसे देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, स्कैनर में आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ये चेंज करता है इमेज को एस्काई कोड्स में, ठीक है, एस्काई कोड्स में चेंज करता है। अगर पूछ दे कि स्कैनर, इनमें से स्कैनर का कौन सा काम है, तो एक तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, और ये क्या काम करता है, जो इमेज रहता है उसे किस कोड्स में बदलता है, एस्काई कोड्स में। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक। चलिए, जैसे कि क्या हो गया, स्कैनर, OCR, OMR, BCR, MICR, बायोमेट्रिक्स, ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, स्कैनर्स वाले फैमिली में आएंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से आप इनपुट दे सकते हो। पहला, डेटा इंसर्शन, जिसमें आ जाएगा कीबोर्ड, सबसे कॉमन चीज़, ठीक है। दूसरा आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब पॉइंट आउट करके आप दे सकते हो इनपुट को, ठीक। तीसरा आ जाएगा स्कैनर के थ्रू, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, बिलिंग कराते हैं जब हमारे सामान को, तो आपने देखा होगा कि बार कोड्स वो क्या करता है, वो हर एक जो भी वहाँ पे बिलिंग के लिए जो भी बैठते हैं, वो उनका काम क्या रहता है, वो जो भी आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उसमें एक लोगो लगा रहता है, स्टिकर लगा रहता है प्राइस वाला, ठीक है। तो वो बार कोड रीडर से क्या करते हैं, उस कोड को रीड करते हैं, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आ जाने से काम करता है स्कैनर। चलिए, हम आगे देखते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा इंसर्शन। ठीक है, डेटा इंसर्शन, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड था, सिर्फ हमने कीबोर्ड देखा है उसमें। तो सबसे कॉमन जो डेटा इंसर्शन का या सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है वो होता है कीबोर्ड। ठीक, उसके लिए और क्या लिखा है मैंने, देखिए, फॉर टाइपिंग पर्पस, एक टाइपराइटर के फॉर्म में कीबोर्ड रहता है, एक टाइपराइटर के जैसे रहता है जिसमें टाइपिंग का काम हम कर सके, बट उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है ये। ठीक, तीनों प्रकार के डेटा का इंसर्शन होता है। जो डेटा मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के डेटा रहते हैं, तीनों प्रकार का डेटा, उसके अलावा और भी चीज़ रहते हैं, बट बेसिकली डेटा तो यही 3 टाइप के रहते हैं ना। तो हर तरह का डेटा इंसर्शन किससे हो सकता है, कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है एग्जाम में, कि कितने कीबोर्ड्स, हाउ मेनी कीबोर्ड्स आर प्रेजेंट, सॉरी, हाउ मेनी कीज आर प्रेजेंट इन अ कीबोर्ड, किसी भी एक कीबोर्ड में कितनी कीज यानी कि कितनी कुंजियां रहती हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा नंबर ऑफ कीज। ठीक है, कितनी कुंजियां रहती है, तो 104। ठीक है, 104 क्या लिखना है आपको, बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भटकेंगे नहीं, क्योंकि बुक में या कई जगह अलग अलग कीज लिखी रहती है। ठीक है, वो भी सही है, बट एक स्टैंडर्ड, हमेशा क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाली चीज़ों से पूछा जाता है ना, कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज रहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज रहते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे कि मिनिमम कीज रिक्वायर्ड, अगर ये पूछ दे कि मिनिमम कम से कम कितने कीज रिक्वायर्ड हैं, तो आपको लिखना है 101। क्या लिखना है आपको, 101। ठीक है, देखिए 104 टोटल नंबर ऑफ कीज हैं, टोटल जो होते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ठीक, उसमें से 101 कीबोर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बाकी का बचा फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आता है, वो ऐसे कीज़ रहते हैं, वो ऐसे कुंजियाँ रहती हैं जो हम शिफ्ट की के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर हमने उसे दबाया तो ये आएगा, या मतलब उसका कुछ ऐसा यूज़ रहता है जिसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, उसका एक आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद रहता है। ठीक है, तो अगर मिनिमम बोल दे तो 101 और टोटल बोले तो 104। ठीक है, चलिए किस प्रकार का कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, क्वालिटी कीबोर्ड क्या होता है, ये क्वालिटी कीबोर्ड, कीबोर्ड में आप ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में जहाँ से अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स, मतलब जहाँ से ये अल्फ़ाबेट्स वाला लाइन शुरू होता है, अल्फ़ाबेट्स वाला लाइन जहाँ से शुरू होता है, सबसे टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे कहाँ से स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट्स, W, क्या लिखे रहता है वहाँ से, सॉरी नॉट W, Q। ठीक है, क्या लिखे रहता है, QWERTY, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, कई देशों में अलग अलग प्रकार का कीबोर्ड ये यूज़ होता है, बट एक स्टैंडर्ड, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भी तो, है ना। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं वहाँ QWERT यहीं से आपका शुरू होता है। तो ये जो 6 अल्फ़ाबेट्स है ना, इसी को लेके नाम लिख दिया गया क्वालिटी कीबोर्ड। और इसको बनाया किसने था, ध्यान दीजिएगा, डेवलप्ड बाय, अगर ये पूछ दे कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, क्वालिटी कीबोर्ड है, उसको किसने बनाया था, ठीक है, तो आपको लिखना है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, हिंदी में मैंने लिख दिया है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स या क्रिस्टोफर शोल्स, ये पूछ सकता है, ये डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, कब आविष्कार किया था, 1868 में। ठीक है, 1868 में किया गया था। ईयर इंपॉर्टेंट, अभी तक ईयर तो नहीं, बट हाँ ये नाम डायरेक्ट दे सकता है कि किसने आविष्कार किया था। ठीक है, तो क्रिस्टोफर शोल्स ने आविष्कार किया था 1868 में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कीबोर्ड में। ठीक, अब देखिए जितनी कुंजियाँ उसमें रहती है उसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि उनका काम क्या है, उनके फंक्शन के बेसिस पे हम उसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, 104 कुंजियाँ तो रहती है ना, 104 कीज़ रहते हैं उसमें। अब हम थोड़ा डिवाइड करके पढ़ लेते हैं ताकि एक ओवरऑल व्यू मिल जाए। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ देता है कि मॉडिफायर कीज़ किसे कहते हैं, ठीक है, फंक्शन कीज़ में क्या क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं, ये देखना कि टाइप्स ऑफ कीज़, ठीक है, कितनी प्रकार की कुंजियाँ होती है कीबोर्ड पे। चलिए, तो पहला मैंने क्या लिखा है, देखिए टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ मतलब नॉर्मली जनरल जो टाइपिंग के लिए काम आए, जिसमें आ जाएगा आपका न्यूमेरिक कीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा किसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक में। एक्चुअली देखिए बुक में कई जगह आपको ये दिखा देगा कि अल्फ़ाबेट्स की अलग दिखा देगा, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, और न्यूमेरिक कीज़ भी अलग दिखाएगा, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइपिंग कीज़, कई जगह ये लिखा रहता है कि दोनों को टाइपिंग कीज़ के अंदर ही लिख दिया गया रहता है। ठीक है, और कई जगह अलग से मेंशन रहता है कि अल्फ़ाबेटिकल कीज़ और न्यूमेरिक कीज़। तो ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेटा में भी बता दिया था।
है ना, कि डेटा इसमें रहता है, इसमें रहता है, इसलिए मैंने अभी उसको कंबाइंड क्या लिखा है, टाइपिंग कीज़। ठीक है, तो दोनों सही हैं, याद रखिएगा। अगर अलग लिखा रहे तब भी वो सही है। अगर जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया है और इसमें से पूछेगा कि किस प्रकार की कीज़ इनमें से होती है या नहीं होती है, ये दे दिया रहा है, और उसमें टाइपिंग कीज़ का आप नाम नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या आपने गलत पढ़ा था। तो नहीं, टाइपिंग कीज़ नहीं दिया रहेगा तो उसके बदले यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, या तो ये दिया रहेगा अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ठीक है, या तो ये दिया रहेगा, और न्यूमेरिक कीज़ दोनों, ठीक, न्यूमेरिक कीज़, ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा, तब भी वो सही होगा। और या तो दोनों को मिला के मैंने लिखा है टाइपिंग कीज़, वो भी सही है। ठीक, चलिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे मैंने कि अभी बता ही दिया, इसमें आ जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा मतलब कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन रहता है, वो अक्षर एवं अंकीय कुंजियाँ, ठीक है, अक्षर जिसमें आ जाएगा A to Z, ठीक है, उसके अलावा अंकीय कुंजियाँ यानी कि 0 से 9, जैसे मैंने बताया है ना। तो ये सारी कीज़ किस में बेसिकली काम आती है, टाइपिंग कीज़ के अंदर आती हैं। ठीक, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा हम देखते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ में क्या आ जाएगा, F1 से F12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि कितने फंक्शन कीज़ प्रेजेंट रहते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अगर ये पूछ दिया जाए तो आपको लिखना है F12, ठीक है, 1 से 12 तक। हर फंक्शन की का अपना एक काम होता है, ठीक है, इसे ही कई बार प्रोग्रामिंग कीज़ भी कहा जाता है। ठीक, किसे, फंक्शन कीज़ को ही प्रोग्रामिंग कीज़ भी कहा जाता है। ये फंक्शन कीज़ का ना हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ हो सकता है। हर सॉफ्टवेयर में फंक्शंस कीज़ का अपना अलग यूज़ हो सकता है। ठीक, इसे किस लिए बनाया जाता है, हर एक का देखिए मैंने लिखा है ना, अलग यूज़ हो सकता है उनका। क्यों, क्योंकि सबका एक पर्टिकुलर मीनिंग और पर्पस देके उन्हें सेट किया गया रहता है। तो F1 से F12, ठीक है, सबका एक पर्टिकुलर कि हाँ कोई यूज़र अगर F1 प्रेस करता है तो मुझे ये इनपुट लेना है, कंप्यूटर ये समझ जाएगा। अगर कोई यूज़र F5 लेता है तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मुझे ये काम करना है। ठीक, तो हर एक फंक्शन कीज़ का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग रहता है, अपना एक पर्टिकुलर काम रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं F5 दबाती हूँ तो रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, विंडोज़ को रिफ़्रेश करना है मुझे या कहीं भी, तो मैं क्या दबाऊंगी, F5 दबा दूंगी। ठीक है, तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो फंक्शन कीज़ है ना वो डिटेल में बताऊंगी कि F1 का काम क्या है, F2 का काम क्या है, वहाँ से लेके F12 तक का काम क्या है, वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि देखिए F5 रिफ़्रेशिंग का काम करता है, F2 रीनेम अ फाइल, अगर किसी फाइल को आपको उसका नाम बदलना है किसी फाइल का, तो आप उस पे जाके F2 दबा देंगे क्लिक करके, तो वो आ जाएगा, रीनेम का ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप माउस की हेल्प से ना करके आप डायरेक्ट F2 भी दबा सकते हैं। ठीक, तो ये फंक्शन की का काम रहता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि हर फंक्शन की का क्या काम है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो F1, F2, F3, F12 ये सब रहता है, जो हमेशा MS वर्ड वगैरह में यूज़ हो, मतलब कि ऑफिस वर्क में बेसिकली जो यूज़ हो, नॉट MS वर्ड, सॉरी, ऑफिस वर्क में जो ज़्यादा यूज़ हो ना, वो ये सारी कीज़ रहती हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया, टाइपिंग कीज़ कंप्लीट हुआ, फंक्शन कीज़ कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर यानी कि मॉडिफाई करना। ठीक है, मॉडिफायर कीज़ को ही कहा जाता है कॉम्बिनेशनल की। अगर ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ दिस कीज़ इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशनल की, तो आपको क्या लिखना है, मॉडिफायर कीज़। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल की। क्यों कहते हैं कॉम्बिनेशनल की, इसीलिए क्योंकि ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, मतलब इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि F1, F2, ये आपने सिर्फ इसको भी दबाया तो आपका काम चल गया ना, लेकिन मॉडिफायर कीज़ जो होते हैं ना वो सिंगल कभी यूज़ नहीं किए जा सकते। जैसे लिखे है मैंने, कैन नॉट यूज्ड अलोन, अकेले इनका यूज़, अगर आप सिर्फ इनको प्रेस करें तो आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आपको इनके साथ कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई और की प्रेस करना ही पड़ता है, तभी ये अपना काम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, है ना, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट की, ये इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मॉडिफायर कीज़ में। ठीक है, देखिए क्या क्या, शिफ्ट की, कंट्रोल की, कंट्रोल का CTRL लिखा रहता है कीबोर्ड में। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोल की कहते हैं, ऑल्ट की। ठीक है, ये अब देखिए जैसे कि कंट्रोल प्लस S, अगर मैं सिर्फ कंट्रोल दबाऊं तो उससे मेरा कोई काम नहीं होगा। अगर मैं कंट्रोल उसके बाद S पे क्लिक करूं, S क्या था, S आपका अल्फ़ाबेट है ना, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ S
प्रेस करूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरे फाइल सेव हो जाएगा। जो भी मैंने फाइल बनाया है अगर उसे मुझे सेव करना है तो या तो मैं ऑप्शन में जाके, ठीक है, कहीं भी टॉप मोस्ट में ऑप्शन पे रहता है कि सेव द फाइल, ठीक है, या माउस पे क्लिक करके सेव द फाइल पूछेगा, या तो वैसा कर सकती हूँ, या तो देखिए Ctrl+S अगर मैं दबा देती हूँ ना तो भी मेरी फाइल सेव हो जाएगी। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी, ठीक है। Ctrl+C अगर एक ही फाइल का, एक ही कोई भी कंटेंट का मुझे कॉपी क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं Ctrl+C दबाऊंगी तो वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी तो हो गया। अब मुझे पेस्ट करना है तो उसी कॉपी, जो मैंने कॉपी बनाया है उसको दूसरी जगह ले जाके अब मुझे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+P करूँगी क्या, बिल्कुल नहीं। Ctrl+C होता है कॉपी के लिए और Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो कंट्रोल का यूज़ भी किसके साथ होगा, दूसरे की के साथ होगा, इसलिए ये किस में आ जाएगा, कॉम्बिनेशनल या मॉडिफायर कीज़ में। उसी तरह शिफ्ट का यूज़, शिफ्ट अकेला काम नहीं करता, शिफ्ट के साथ देखिए अगर मैंने शिफ्ट के साथ कोई अल्फ़ाबेट दबाया है, अगर मैंने शिफ्ट के साथ मान लीजिए ए दबाया है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। अगर मैंने शिफ्ट के साथ सी दबाया है, डी दबाया है तो वो उसी का मुझे कैपिटल वर्जन तो कैपिटल बन गया। और अगर मैं इसमें दबा दूं शिफ्ट के साथ कैपिटल ए, जो कि कैप्स लॉक अगर पहले से ऑन है, और तब मैं अगर शिफ्ट के साथ कैपिटल ए दबाती हूँ तो वो किस में आ जाएगा, स्मॉल ए बन जाएगा, ठीक है, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऐसा आ जाएगा। तो ये शिफ्ट भी क्या काम करता है, जिसके अगर अल्फ़ाबेट्स के साथ यूज़ हो रहा है तो वो उसी का कैपिटल या स्मॉल बना देता है, और अगर नंबर्स के साथ यूज़ हो रहा है, अगर नंबर्स के साथ शिफ्ट यूज़ होगा तब वो क्या बनाएगा, सिम्बॉल बना देगा, ठीक है। सिम्बॉल्स हमने देखा था क्या होता है अल्फ़ान्यूमेरिक में, तो देखिए जो नंबर्स ऊपर में लिखे रहते हैं कीबोर्ड के कॉर्नर में ऊपर साइड जो नंबर्स लिखे रहते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक लिखे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1 के ऊपर देखिए ये सिंबल बना रहता है, ठीक है। उसी तरह 2 के ऊपर क्या है, @ बना रहता है, हैश रहता है, एंड का साइन रहता है इसमें, ठीक है, ब्रैकेट्स ये बने रहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये सब यूज़ करना है तो मैं क्या दबाती हूँ, शिफ्ट के साथ वो नंबर, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारे सिम्बॉल्स, जो सिम्बॉल्स आपको यूज़ करना है ना, वहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर के ऊपर ही लिखे रहते हैं, तो शिफ्ट के साथ वो नंबर प्रेस करेंगे हम तो क्या बन जाता है, वो सिम्बॉल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट का यूज़ नंबर्स के साथ कैसे हुआ और आपने लेटर के साथ यूज़ किया है तो कैसे होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं स्पेशल पर्पस कीज़, वो कीज़ जिनका एक स्पेशल काम रहे, जैसे कि एंटर की का क्या कोई और काम है या किसी एक स्पेशल काम के लिए वो बना हुआ है, बताइए। ऑब्वियसली उसका एक बैक स्पेस हो गया है ना, तो डिलीट की हो गया, इन सब की का एक स्पेशल पर्पस की है। जिस तरह से फंक्शन की का एक फंक्शन था F1 से F12 वो अलग है, ठीक, फंक्शन कीज़ के अंदर आते हैं। उसी तरह स्पेशल पर्पस कीज़ भी रहते हैं जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, उनका भी एक स्पेशल पर्पस रहता है, इसलिए वो किस में आ गया, स्पेशल पर्पस की में। जैसे कि कैप्स लॉक की, अगर मैं कैप्स लॉक की को प्रेस करूँ, ठीक, अगर मैं कैप्स लॉक की को प्रेस करती हूँ तो क्या मुझे सिर्फ कैप्स लॉक वाला ही फॉर्म मिलेगा, उसी में डेटा वाला मेरा काम होगा, या फिर मैं उससे कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, नहीं, मैं कोई और यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, कैप्स लॉक की से सिर्फ स्मॉल है उसे मैं कैपिटल में बना सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कैपिटल लिखना है तो मैं क्या दबा दूंगी, कैप्स लॉक दबा दूंगी, तो वो किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, मतलब कैपिटल ए में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दी तब वो किस में आ जाएगा, स्मॉल ए वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है कि नंबर्स को स्मॉल या कैपिटल में लिखने का, सिर्फ यही काम है ना। उसी तरह होता है टैब की, ठीक, नम लॉक, और क्या होता है, बैक स्पेस, स्क्रॉल लॉक, ये होता है एस्केप की क्या काम करता है, जो भी आपका करंट ऑपरेशन चल रहा है या जो भी विंडो ऑफ है ना उससे वो बाहर निकल जाता है, उसको वो बंद कर देता है, ठीक है। एस्केप की, डिलीट हो जाते हैं इससे, विंडोज़ की, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, ये सब स्पेशल पर्पस की हैं, सिर्फ स्पेशली डिज़ाइन रहते हैं कुछ एक खास उद्देश्य के लिए। अब देखिए इसमें से जो मैंने ये लाइन खींचा है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये जो 3 है ना, स्क्रॉल लॉक, ये जो 3 हैं उन तीनों को टॉगल की भी कहते हैं, ठीक है, जो स्पेशल पर्पस की के अंदर ही आता है, ठीक है। क्या क्या देखिए, पहले तो स्पेशल पर्पस क्या होता है, कैप्स लॉक, टैब की, ठीक है, टैब की एक वांटेड एक फिक्स आपको गैप मिल जाता है इसमें, ठीक है, गैप इंसर्ट हो जाता है। नम लॉक, बैक स्पेस, जिससे एक एक स्पेस मिलता है ना। स्क्रॉल लॉक, एस्केप की, डिलीट की, विंडोज़ की, ये सारे क्या है, स्पेशल पर्पस की है। अब उसमें से कैप्स लॉक की, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और एक इंसर्ट होता है
जो अब यूज़ नहीं होता एक्चुअली, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों क्या है, टॉगल कीज़ भी कहलाते हैं। टॉगल कीज़ यानी कि टॉगल का मतलब होता है पलट देना या मतलब घुमा देना, ठीक है, टॉगल कर देना। तो ये क्या काम करते हैं, इस तीनों का पर्पस यही है कि ये रिज़ल्ट को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, कैप्स लॉक, अगर मान लीजिए मैं अपने कीबोर्ड में अभी पूरी तरीके से ABCD ये लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में ABCD लिखना है मुझे, तो उसके लिए मैं एक बार क्या दबाऊंगी, कैप्स लॉक, ठीक है। तो अगर मैं कैप्स लॉक दबाई तो फिर पूरे वर्ड्स ऐसे आएंगे, है ना, सेम यही ABCD अब किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। फिर से मैंने अगर कैप्स लॉक दबाया तो फिर वो ऐसा आएगा, है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, पूरा उल्टा कर दे रहा है। अभी ये ऐसा था, इसको दबाई मैं तो फिर ये पूरा देखिए पूरा कैपिटल आने लग गया, ठीक है। फिर मैं दबाऊंगी, फिर ये ऐसा आ जाएगा, तो ये पूरा उल्टा कर दिया, ठीक। उसी तरह से नम लॉक मतलब कि नंबर लॉक हो जाता है। आपके कीबोर्ड में नंबर ऊपर भी दिए रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप राइट साइड में देखिएगा, राइट साइड में भी एक पूरा कॉलम बना हुआ रहता है, वो नंबर्स का ही कॉलम रहता है। उसके अलावा वहाँ पे ना ऑपरेशन दिए रहते हैं, जैसे कि गुणा करने के लिए गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ये उसके साथ दिया रहता है और नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। तो वो पोर्शन भी न्यूमेरिक कीज़ के अंदर आता है। जो मैंने यहाँ आपको बताया था ना कि कई जगह अलग अलग दिया रहेगा, वो इसी पर्पज से दिया रहता है, ठीक है। वो टाइपिंग कीज़ ही, तो इसीलिए अलग, क्योंकि न्यूमेरिक कीज़ अलग से यहाँ भी दिया रहता है और अल्फ़ाबेट्स यहाँ है। उसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होता है जो एक साथ दिया रहे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिक कीज़ है जो अलग से दिया रहता है, उसमें नम लॉक अगर मैं कर दूं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ से नंबर नहीं फिर दबेंगे आपके। आपको अगर नंबर प्रेस करना है तो जो लेफ़्ट साइड में ही एक पूरा रो है ना, उसे ही आपको दबा के नंबर लिखना रहता है। इस तरफ के फिर नंबर्स काम नहीं करेंगे अगर मैं नम लॉक दबा दूं, और फिर नम लॉक दबा दूं तो वो काम करेंगे। तो फिर उल्टा हो गया रिजल्ट, है ना, कि या तो एकदम ही काम नहीं करेंगे या तो फिर काम करेंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या आ गया, आपका कैप्स लॉक आ गया, नम लॉक आ गया, और क्या हो जाएगा, एक स्क्रॉल लॉक। इससे भी क्या होता है, स्क्रॉलिंग लॉक हो जाती है, जो आपका स्क्रॉल करते हैं ना वो लॉक हो जाता है। तो जब भी देखिए ये दोनों लॉक, ये तीनों लॉक जो गए, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों क्या हो गए, टॉगल कीज़ भी कहलाते हैं। ये भी अगर क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है। चलिए, हमारा कंप्लीट होता है कीबोर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे मैंने बता दिया कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। कितने कीज़ प्रेजेंट रहते हैं, किस किस टाइप के कीज़ प्रेजेंट रहते हैं, ये फंक्शन की रहते हैं ना, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो हम दूसरा पढ़ें। दूसरा क्या था हमारा, ध्यान दीजिए, इनपुट पहला डेटा इंसर्शन के फॉर्म में हो सकता है जिसमें कीबोर्ड आता है आपका। दूसरा क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग के जरिए, पॉइंट आउट करके, आप ये समझ सकते हैं, पॉइंट आउट करके आपको इनपुट देना रहता है। तो इसमें क्या क्या फिर चीज़ें आ जाएंगी, चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें क्या आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा भी है कि पॉइंटिंग या डिफाइनिंग, अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक करना है ना, तो अगर किसी पॉइंट को डिफाइन करना है या पॉइंट करना है, या तो अगर मुझे स्क्रॉल करना रहता है, मूव करना रहता है एक जगह से दूसरे जगह, है ना, अगर मुझे ऐसे स्क्रॉलिंग भी करनी है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक करना है, डिफाइन करना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, पॉइंटिंग डिवाइस। जिसका क्या, देखिए ये पॉइंटिंग और डिफाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। किसी जगह पर जाकर क्लिक पॉइंट करना, ठीक है, किसी जगह पे आप गए, किसी फाइल, किसी फोल्डर या किसी भी जगह पे गए, वहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, वहाँ पे क्लिक या उसे पॉइंट आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। जैसे कि कौन कौन से डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस होंगे, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और टच पैड। ये सब क्या काम करते हैं, किसी जगह पे जाके उसे क्लिक या पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ टच स्क्रीन फ़ोन्स, स्मार्टफोन जो रहते हैं, टच स्क्रीन जो रहता है, अगर मुझे वहाँ जाके क्लिक करना है, मतलब वहाँ तो सिर्फ हाथ से ही हो जाता है, उंगलियों से हो जाता है, ठीक है, तो क्लिक करना रहता है, तो मैंने पॉइंट आउट उसे कर दिया पर्टिकुलर जगह को। उसी तरह ये सारे चीज़ जो भी होते हैं ना, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, टच पैड, ये सारे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो अगर ये पूछे ये इनपुट है तो इनपुट डिवाइस है। अगर बोल दे इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये सब आप देख के जाइएगा। पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा, फिर से रिवाइज करते हैं। माउस, जॉयस्टिक जो कि बेसिकली गेम या वीडियो गेमिंग इसके लिए ही यूज़ होता है ना, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और टच पैड, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस होंगे। चलिए एक एक करके हम उसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए माउस का क्या लिखा है, कर्सर पॉइंटर के द्वारा पॉइंट या डिफाइन करने, है ना, कर्सर रहता है, पॉइंटर रहता है। माउस सबने देखा होगा कि उसमें 3 बटन्स रहते हैं, 2 बटन्स या बीच में एक स्क्रॉल वाला वो भी आता है, या 3 बटन्स, ठीक है, ये आते हैं।
तो ये क्या काम करता है, कर्सर और पॉइंटर के द्वारा पॉइंट आउट करता है या डिफाइन करता है। ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया था, माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजल बर्ट ने। ठीक है, डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था माउस को। ठीक है, तो कीबोर्ड का ध्यान रखिएगा, किसने बनाया था, माउस को किसने बनाया था, डगलस एंजल बर्ट ने। ठीक है। जनरली 3 बटन वाले माउस यूज़ होते हैं, जिसमें क्या रहता है, एक राइट क्लिक रहता है, एक लेफ्ट क्लिक रहता है और बीच में एक स्क्रॉल लगे रहता है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है जनरली। ठीक है, 1 राइट 1 लेफ्ट एंड स्क्रॉल व्हील, एक स्क्रॉल व्हील लगे रहता है एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे। चलिए फिर देखिए, माउस यूज लेज़र रे फॉर कर्सर्स मूवमेंट। ओके, आपने ध्यान दिया होगा रेड लाइट जलती रहती है। ठीक है ना, जब भी आप कर्सर को उठाओ या आप ध्यान दो उसमें, तो एक रेड टाइप की लाइट जलती रहेगी। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, माउस क्या करता है, लेज़र रेज को यूज़ करता है कर्सर के मूवमेंट के लिए। ठीक है, माउस यूज लेज़र रेज फॉर कर्सर मूवमेंट। हिंदी में मैंने क्या लिखा है, कर्सर की गति के लिए लेज़र किरणों का उपयोग। अगर पूछ दे किस टाइप की लेज़र किरणों का उपयोग करता है माउस। ठीक है ना, शेप ऑफ अ पॉइंटर, ये देखिए इसे हम कर्सर बोल देते हैं, वो गलत है, ये पॉइंटर का शेप है। ठीक है, अगर पूछ दे पॉइंटर का शेप तो आपको ये लिखना है। ठीक है। चलिए, माउस में ये हमने देख लिया, माउस यूज लेज़र रेज फॉर कर्सर मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ लेज़र रे। और देखिए एक ऑप्टिकल माउस भी होते हैं, वो ऑप्टिक रेज यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्टिक रेज यूज़ करते हैं माउस। ठीक है, चलिए ये हमारा माउस कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है लाइट पेन। लाइट पेन नाम ही आकार का होगा, नाम से ही क्लियर है। तो हाँ, पेन की तरह दिखने वाला पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, वो पॉइंटिंग डिवाइस जो पेन की तरह दिखता हो। ठीक है, इसमें नीचे क्या है, आपको लाइट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, ये क्यों यूज़ होता है, ये भी सेम देखिए, टू एक्सेस एनी फाइल डिफाइनिंग एनी डेटा ऑन स्क्रीन। ठीक है, जैसे कि माउस को हम स्क्रॉल करके करते हैं, इसे भी हम पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, बट वो पेन के शेप का रहता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा डिफाइन करते हैं या कोई भी फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइट पेन का यूज़ और किस में आता है, ड्राइंग्स और ग्राफिक्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक, चलिए इसमें क्या सिस्टम लगे रहता है, तो लाइट पेन कंसिस्ट्स ऑफ फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, लाइट सेल के अंदर क्या रहता है, फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम लगे रहता है। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइट पेन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक, इसका उपयोग पीडीए में होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पहले भी मैंने बताया था आपको पीडीए के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में। तो देखिए पीडीए हो गया आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसमें बेसिकली हम लाइट पेन को यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे कि इसमें भी नाम से क्लियर है कि इसमें एक बॉल लाइक इसमें एक स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर नीचे ऑब्जेक्ट लगे रहता है, उसमें एक स्टिक लगी रहती है। ठीक है, तो जॉयस्टिक क्या होता है, वही मूव कर पाता है, चारों डायरेक्शन में घूम पाता है। इसका मेन पर्पस गेमिंग या वीडियो गेमिंग, इसमें हम यूज़ करते हैं जॉयस्टिक को। ठीक, तो जॉयस्टिक का काम क्या है, फॉर गेमिंग पर्पस, रोबोटिक्स एंड कैड, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड में, रोबोटिक्स में और गेमिंग पर्पस के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं जॉयस्टिक को। कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। ठीक, ट्रैक बॉल पे आते हैं। इसमें भी देखिए ट्रैक बॉल में क्या है, बॉल लाइक डिवाइस टू पॉइंट आउट पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, ये माउस का ही एक प्रारूप होते हैं, माउस के जैसे ही ये दिखते हैं। ठीक है, इसमें बॉल जो है वो ऊपर की ओर लगे रहता है, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल का काम क्या रहता है कि ये बॉल लाइक डिवाइस है, ये भी किसी भी पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है ना। इसका उपयोग भी किस में कर सकते हैं हम, लैपटॉप में, नोटबुक में यूज़ कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सबमरीन जो जहाज होती हैं उन सब में हम इसका यूज़ कर सकते हैं ट्रैक बॉल का। ठीक है, ये माउस का ही एक प्रारूप है परंतु कम स्पेस घेरता है। ठीक, माउस का ही एक प्रारूप है लेकिन ये स्पेस कम घेरता है एज़ कम्पेयर टू माउस। ठीक है, इसमें एक बॉल लगे रहता है ऊपर की साइड, इसीलिए इसे ट्रैक बॉल का नाम दिया गया है। इसे किसने बनाया था, तो रॉल्फ बेंजामिन ने बनाया था। ठीक है, रॉल्फ बेंजामिन द्वारा निर्मित है ट्रैक बॉल। लास्ट हम देखेंगे टच स्क्रीन।
टच स्क्रीन क्या होता है? ऑब्वियसली देखिए, आपके फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन, ये क्या है? टच स्क्रीन है। आप एटीएम जाते हो, वहाँ पे आपको जो भी आप काम करते हो वो क्या टच करते हो ना स्क्रीन को। तो टच स्क्रीन क्या हो गया? जिसमें आपको माउस की भी ज़रूरत ना पड़े, लाइट पेन की भी ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली अपने फिंगर्स के थ्रू उसे टच करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस हुआ, जिसमें आपको माउस के जैसे क्लिक नहीं करना रहा, स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, लाइट पेन के जैसे आपको नहीं चलाना रहा, उसे आपको डायरेक्टली पॉइंट आउट आप कर सकते हो, ठीक है। तो टच स्क्रीन क्या हो गया? नो वॉइस नो पॉइंटिंग अलग से, ठीक है ना, डायरेक्ट पॉइंट आउट बाय टचिंग, जो मैंने लिख दिया। जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, एटीएम, एयरलाइन वगैरह में हम रेलवे टिकट्स हम करते हैं आजकल, तो हम क्या यूज़ करते हैं? टच स्क्रीन ही यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा अभी क्या कंप्लीट हुआ कि डेटा इंसर्शन, उसके अंदर कीबोर्ड, फिर पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर हमने ये कंप्लीट कर लिया, माउस कंप्लीट किया, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है स्कैनर्स, ठीक है, जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्कैनर्स में सबका हम फुल फॉर्म देख लेंगे कि OCR क्या है, OMR क्या है, क्या क्या सबका यूज़ है, वो देख लेते हैं। चलिए, कौन कौन से डिवाइस थे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्कैनर है। स्कैनर क्या काम करता है? किसी भी फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देगा? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि हार्ड कॉपी को क्या करेगा? डिजिटल फॉर्म में बोलिए या सॉफ्ट कॉपी में वो कन्वर्ट कर देता है। इसका बहुत ही ईजी सा मीनिंग क्या होगा? देखिए, जब भी हम फॉर्म भरने जाते हैं, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं, ठीक, उसमें क्या पूछा रहता है कि आपको अपने फ़ोटोग्राफ की और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी डालनी है। ये मांगता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको आपकी जो आपकी पिक्चर है और जो आपका साइन है वो किस फॉर्म में आपको डालना है? एक स्कैन्ड फॉर्म में लिखा रहता है, साइज़ मेंशन किया रहता है उसमें, इस फॉर्म में। तो आपके पास अगर आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ठीक, आपने किसी पेज पे साइन किया अपना और आप उसको स्कैन, या तो आप किसी कैफ़े गए, ठीक, या तो खुद से, जैसे भी आप उसे स्कैन करके क्या करते हो? फिर उसे सेव कर लेते हो अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन में, या फिर पेन ड्राइव के थ्रू आप उसे सेव कर लेते हो। तो क्या हुआ? वो एक हार्ड कॉपी थी, आपका फोटोग्राफ जो था एक हार्ड कॉपी थी ना, आप उसे टच कर सकते हो, एक हार्ड कॉपी थी, वो किस में बदल गई? अब सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि वो कंप्यूटर में सेव हो गई। अब एक क्या बन गया? वो वहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप बन गया, मतलब एक वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेव हो गया, तो वो डिजिटली सेव हो गया, ठीक। तो उसे हम कहते हैं स्कैनर। चलिए देखते हैं इसमें मैंने क्या डिटेल लिखा है। किसी भी टेक्स्ट, इमेज या फाइल को स्कैन करके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तन करना, ये काम किसका रहता है? स्कैनर का रहता है, ठीक है। मैंने बेसिक्स आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी का डिटेल लिखा है कि किसी भी टेक्स्ट को, अब अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है या पूरा एक एप्लीकेशन है, उसको भी आपको अगर ऑनलाइन जमा करना है, या मेल जो हम करते हैं, मेल के थ्रू हम क्या करते हैं? स्कैन्ड कॉपीज़ को कई बार हम दूसरे जगह सेंड करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या मांगता है? जो भी हार्ड कॉपी है उसी को हमें अगर जमा करना है, हमें भेजना है किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं ऑफिस में, कहीं भी, या हमारा CV जो रहता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर भेजना है तो हम कैसे भेजते हैं? जो हमारे पास हार्ड कॉपी रहती है उसे हम कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उसे ईजिली इधर से उधर भेज सकते हैं, है ना। तो यही काम रहता है स्कैनर का कि कोई भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट यानी कि आपका CV लिखा है, कुछ भी जो भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, पिक्चर है, जैसा कि मैंने फोटोग्राफ बताया था, साइन है आपका, ठीक है, तो ये सबको क्या करेगा? वो डिजिटली सेव कर लेगा, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट, इमेज फाइल को स्कैन करके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तन करना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया वो, जैसे वो कंप्यूटर में गया वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया ना। अब आप इजिली उसे यूज़ कर सकते हो, आप उसे अपने मेल में सेव कर सकते हो, आप कभी भी उसे सेंड कर सकते हो, है ना, मेमोरी में आपके वो सेव हो गया। अब देखिए, आफ्टर स्कैनिंग के बाद क्या होता है? स्कैन आपने उसका कर दिया, ठीक है, अब वो उसमें ही चला जाएगा, कंप्यूटर में चला जाएगा। आफ्टर स्कैनिंग बिट मैप इमेज के रूप में मेमोरी में स्टोर रहता है। मैंने बताया कंप्यूटर में स्टोर होगा वो, है ना। तो किस मेमोरी में स्टोर रहता है, किस रूप में? बिट मैप इमेज। आपको बस एक ये नाम याद रखना है कि बिट मैप इमेज के रूप में मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जब वो मेमोरी में स्टोर हो गया तो हम उसका यूज़ कैसे भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, है ना। चलिए आगे क्या लिखा है मैंने? वर्क्स बाय स्कैनर वर्क्स बाय शाइनिंग लाइट एट इमेज डॉक्यूमेंट। जिस भी इमेज का, डॉक्यूमेंट का, फाइल का, किसी भी चीज़ को आपको स्कैन करना है, उस पर स्कैनर क्या काम करता है? लाइट यानी कि प्रकाश पुंज डालता है, ठीक है, लाइट डालता है उसमें, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ आपको स्कैन करना है उसमें वो क्या काम करता है? लाइट, ठीक है,
देखिए वो क्या काम करता है, उस पर शाइन करता है, लाइट शाइन करता है। फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स आते हैं ना, जो वहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट्स आते हैं वो डिजिटली एक्चुअली सेव हो जाते हैं, वो डिजिटली सेव हो जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे हम फ़ोन में भी सेव करते हैं, फ़ोन में भी हमने अगर स्कैनर वाला ऐप डाउनलोड कर लिया है तो हम क्या करते हैं, उसमें स्कैन होता है और वो हमारे फ़ोन में सेव हो जाता है, तो वो प्रकाश डाल करके उसका काम होता है, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया। अब देखिए एक्सटेंशन यूज्ड इन स्कैन फाइल। अब कोई फाइल स्कैंड हो गई, कोई फाइल वहाँ पे सेव हो गई है हमारे मेमोरी में, चाहे फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कहीं पे भी सेव हो गई है स्कैन फाइल में। तो जब आप उसे खोलते हैं, जब उसे देखते हैं, तो उस फाइल के नाम के बाद देखिए ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। उस फाइल के नाम के आगे ऐसा लिखा रहता है .jpeg, .png, .gif, ये लिखा रहता है, ये एक्सटेंशन रहते हैं, ठीक है। जैसे कि .jpeg क्या हो गया आपका पिक्चर फॉर्मेट में, ठीक है, फोटो के फॉर्मेट में वो सेव रहता है। GIF कब होता है, जब थोड़ा सा हिलने डुलने वाला, अगर कोई, पता ही होगा आपको GIF है ना, तो उसके लिए हम GIF का एक्सटेंशन वो उसमें यूज़ होता है, ठीक। तो ये था हमारा स्कैनर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है मैंने, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, इसे हम दोनों बोलते हैं, रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। तो OCR क्या काम करेगा, ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इसका काम भी स्कैन करना है, ठीक है। अब ये किस टाइप के, वो देखिए वो क्या काम करता था, कोई भी टेक्स्ट इमेज को स्कैन करता था और सेव कर लेता था। स्कैन ये भी करता है, बट ये क्या काम करता है, टेक्स्ट को या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो है उसको एज इट इज़ वो उसी फॉर्मेट में पूरा स्कैन कर लेता है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, मतलब वर्ड्स टेक्स्ट के फॉर्म में ही आपको सेव मिलेगा, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, फिर एडिट कर सकते हो, उसमें आप एडिट कर सकते हो, है ना। जैसे कोई भी बुक है या आपकी हैंड राइटिंग रिटर्न मटेरियल कुछ है, ठीक है, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल आपके पास, एक हार्ड कॉपी है जिसमें प्रिंट है, तो उसके जो वर्ड्स है ना, उसके जो कैरेक्टर है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, उसके कैरेक्टर को वो रीड करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और एज इट इज़ फिर वो डिजिटली सेव हो जाएगा। जबकि उसमें टेक्स्ट था और डॉक्यूमेंट था, पिक था, हर चीज़ था, बट वो किस फॉर्म में होता था, एक फ़ोटो के फॉर्म में, आपको एक पिक के फॉर्म मेनली आपको मिलता था, है ना, किसमें, स्कैनर में। बट इसमें क्या रहता है, देखिए ये अलग तरीके के डेटा टेक्स्ट, मतलब ये हर तरीके के डेटा और टेक्स्ट को रीड कर सकता है, रीड करके उसे स्कैन करता है। OCR स्कैन एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट ऑप्टिकली, किसी भी तरीके के प्रिंटेड टेक्स्ट को, जो भी आपके पास प्रिंटेड टेक्स्ट है पहले से किसी भी तरीके का, ठीक है, उसे वो स्कैन करता है ऑप्टिकली, दैट इज़ बाय यूजिंग लाइट, ठीक, लाइट को यूज़ करके स्कैन करता है ये, ठीक है। चलिए इसमें मैंने क्या लिखा है, इट रिकॉग्नाइजेज शेप एंड पैटर्न्स ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल। लेटर, नंबर, सिंबल मतलब ये क्या हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है उसके शेप और पैटर्न को ही वो रीड करता है, ठीक, उसमें क्या शेप लिखा है, क्या पैटर्न लिखा है, पूरे पेज को वो क्या करेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। और एज इट इज़ फिर वो आपको डिजिटल फॉर्म में सेम पूरा आपको कन्वर्ट करके वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका यूज़ कहाँ, स्कैन्ड डेटा कैन बी एडिटेड। अब क्या होता है कि जो भी, इसलिए मैंने बोला स्कैन्ड डेटा, जो आपके पास डेटा आ गया, जो रिटर्न में आपके पास लिख के एज इट इज़ रिटर्न में ही आ गया है डिजिटल फॉर्म में, उसे आप एडिट कर सकते हो वर्ड में, है ना। तो ये इसका काम रहता है OCR का। कहाँ यूज़ होता है, बिजनेस, गवर्नमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा, कहीं भी बहुत जगह यूज़ होता है ना। चलिए तो ये था आपका OCR। अब है आपका अच्छा देखिए एक और चीज़ मैंने लिखा है कि OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्णों का पहचान करता है, ठीक है। ऑप्टिकल है मतलब लाइट यूज़ हो गई, ठीक है। तो OCR क्या काम करता है, प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्णों का पहचान वो करता है, ठीक। चलिए अब OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, अगेन ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, दोनों सही हैं। तो OMR क्या करेगा, याद करिए, जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाते हो, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं ऑफलाइन, अगर वो एग्ज़ाम रहता है तो आप एक OMR शीट आपको मिलती है ना, OMR शीट मिलती है, उसमें आपको क्या करना रहता है, डॉट फिल करना रहता है ना। सारे आंसर्स आपको किस फॉर्म में देने रहेंगे, डॉट्स के फॉर्म में देने रहेंगे, ठीक है। आपको ये लगाना रहता है ना, जो आपका आंसर रहता है। तो वो OMR शीट किस में चेक होती है, OMR मशीन है, जो OMR भी इनपुट डिवाइस है, वो आपके आंसर्स को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, आपने जो गोला लगाया है, सर्कल फिल किया है, वो उसे एक्सेप्ट रीड करेगा, ठीक, कि आपने कौन सा आंसर लिखा है। ऑब्वियसली इसलिए यूज़ होता है, इतने सारे फॉर्म्स आते हैं, इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन तो उसे चेक नहीं कर सकता ना। तो ये क्या काम करती है, OMR मशीन इसे चेक करती है, वो डिटेक्ट करती है आंसर। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। देखिए इट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक
शेप्स, ये एक स्पेसिफिक शेप्स ही रिकॉग्नाइज कर सकती है, मतलब ये इसको आप टेक्स्ट बोलो या कोई नंबर्स बोलो तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसके लिए सिर्फ सर्कल्स के लिए अलग से क्या आता है, OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये आता है। देखिए सर्कुलर, ये सिर्फ नॉट टेक्स्ट नंबर, कोई भी टेक्स्ट हो गया या नंबर हो गया उसको ये नहीं चेक करता, उसको ये डिटेक्ट नहीं करता। इसका सिर्फ स्पेसिफिक काम है कि वो सर्कुलर शेप को ही डिटेक्ट करेगा। समझ में आया, ठीक है। इसका मेन उपयोग कहाँ है, ऑफलाइन एग्जाम्स में, जैसा कि मैंने बताया आपको, ओनली डिटेक्ट दिस सर्कुलर शेप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। देखिए ये था आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर था, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक, इसका दोनों में अंतर क्या है, देखिए सबसे पहले ये मैग्नेटिक इंक का यूज़ करता है, मैग्नेटिक इंक का यूज़ करता है कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, और ये क्या ऑप्टिकल मतलब लाइट, मैंने बताया था, देखिए प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्णों की पहचान करता है, मतलब शेप, जो भी शेप है ना आपका अल्फा न्यूमेरिक का या जो भी रिटन टेक्स्ट का जो शेप है उसकी पहचान ये किससे करता है, प्रकाश, लाइट, ठीक है, लाइट सोर्स से। बट ये क्या करेगा, MICR क्या करेगा, किससे पहचानता है, मैग्नेटिक इंक से। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ठीक। मैग्नेटिक इंक से, वो मैग्नेटिक इंक किससे बना रहता है, आयरन ऑक्साइड से। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक इंक जो है, जो ये रीड करता है वो किससे बना रहता है, आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, ठीक है। चलिए बेसिकली इनका काम कहाँ पे है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बैंक हो गए, तो मेनली उनका काम यहाँ होता है जहाँ पे आप जब चेक जमा करते हो, ठीक है, तो जो चेक हो गए या ड्राफ्ट्स हो गए उसके लिए, ठीक है, उसके लिए ये बैंक वाले यूज़ करते हैं MICR, क्योंकि चेक बुक पे एक नंबर प्रिंट रहता है ऊपर में, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक इंक है वो रीड करता है MICR, ठीक है। तो उसे इसी पर्पस के लिए ही डिज़ाइन किया गया रहता है, ठीक, कि वो उस मैग्नेटिक इंक को रिकॉग्नाइज करे और फिर उसे डिजिटली सेव कर ले, ठीक है। तो यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, ठीक, चेक और ड्राफ्ट के लिए यूज़ होता है फॉर वेरीफाइंग पर्पस कि सही है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यूज़ मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय स्याही, ये यूज़ करता है एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स ही ये समझता है, जैसा कि OMR शीट था जो सर्कुलर, वैसे MICR भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स को ही पहचानने के लिए बनाया गया होता है। OCR किसी भी तरीके का टेक्स्ट, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक इंक क्या करेगा, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक, मैग्नेटिक इंक जो लिखा रहता है सिर्फ उसे ही डिटेक्ट कर सकता है, ठीक। स्पेशल फॉन्ट, सिर्फ 2 तरीके का फॉन्ट ही ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बार कोड रीडर यानी कि BCR, बार कोड रीडर, ठीक है। बार कोड रीडर से ही आपको समझ आ गया होगा कि बार कोड्स को जो रीड कर सके, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, शॉपिंग मॉल हो गए, ग्रॉसरी स्टोर हो गए, वहाँ हर प्रोडक्ट्स पे, हर उत्पाद पे क्या लिखे रहता है, बार कोड्स लगे रहते हैं, ठीक है। उस बार कोड को जब हम जाते हैं पेमेंट के लिए तो वो क्या काम करता है, बार कोड आपने देखा होगा हाथ पे रख के वो उसे स्कैन करते हैं, है ना, एक जगह फिक्स कर लेते हैं और वहाँ पे उसे स्कैन करते हैं। तो वो जो लगा रहता है बार कोड, उस पर उनको स्कैन करना रहता है और उसकी डिटेल प्राइसिंग पूरी आ जाती है, पूरी दिख जाती है कि वो कितने का है, ठीक है। ये पूरा फिर वो बिलिंग के फॉर्म पे हमें मिलता है, वो एज अ बिल मिलता है, एज एन आउटपुट हमें वो मिलता है फिर, ठीक। तो बार कोड रीडर ने क्या काम किया, बार कोड को रीड किया। वो जो बार कोड्स रहते हैं वो ऐसे होते हैं, देखिए आपने ध्यान दिया होगा, अलग अलग विड्थ के हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग विड्थ के हो सकते हैं, ठीक, ऐसे इस टाइप का बारकोड रीडर रहता है, ठीक। और इसमें 13 डिजिट टोटल लिखे रहते हैं, ठीक। ये जितनी बारकोड्स रहती है ना, इसमें टोटल आप कभी काउंट करिएगा, इसमें टोटल जैसे यहाँ डिजिट लिखा है, फिर यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ ऐसे, तो इस प्रकार से ना टोटल 13 डिजिट्स, ठीक है। अगर पूछ दे कि कितनी संख्या लिखी हुई होती है तो 13 डिजिट्स लिखा होता है, ठीक। चलिए ये क्या काम करता है, ये क्या यूज़ करता है, देखिए इसने ये मैग्नेटिक इंक यूज़ किया, वो लाइट यूज़ करता है OCR, और बारकोड रीडर क्या यूज़ करता है, ये भी लेज़र लाइट यूज़ करता है, ठीक है। ध्यान दिया होगा आपने, एक लेज़र लाइट, रेड कलर की एक लेज़र लाइट निकलती है जब वो बार रीड करते हैं बारकोड को, ठीक है। तो यूज़ लेज़र लाइट टू रीड बारकोड्स, ठीक है। बारकोड्स क्या है, पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स, ये जो प्रिंटेड लाइन्स है, इस तरह से जो लाइन्स प्रिंटेड रहती है उसी का पूरा क्या है, ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है। तो यही क्या हो गया, बारकोड, और इसी को रीड कौन करता है, बारकोड रीडर, ठीक है। चलिए इसे किसने बनाया था, जोसेफ वुडलैंड
एंड बार्नार्ड सिल्वर, ठीक है, जोसेफ वुडलैंड एंड बार्नार्ड सिल्वर ने इसे 1940 में बनाया था, जो कि भारत में कब से आया, 1998 में ये भारत में यूज़ होना शुरू हुआ था, ठीक है। बारकोड कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट, मतलब ये जो लाइंस रहती है इसके नंबर जो लिखे रहते हैं ना, जितने नंबर्स आप उसे कभी काउंट करिएगा, 13 डिजिट्स रहते हैं टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स क्या काम करता है, देखिए ये तो हम इनपुट डिवाइस पढ़ ही रहे हैं। इनपुट डिवाइस में जो स्कैनर की क्लास है ना, मतलब स्कैनर का जो काइंड है पूरा, वो हम पढ़ रहे हैं किस किस टाइप का होता है ना। तो अगला क्या है, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स भी आपने ध्यान दिया होगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं या हम आधार कार्ड के लिए जब जाते हैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, या एग्जाम में जाते हैं तो थंब इम्प्रेशन देते हैं, या हमारी आंखों का डिटेक्शन होता है ना, वो किस लिए होता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए या चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि वो हमारा है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन फॉर्म में पहले ही डाला था, एप्लीकेशन फॉर्म में हमने पहले ही अपने डिटेल्स डाले थे, ठीक, तो उसे मैच करते हैं कि ये सही है या नहीं, ठीक। तो ये किसी भी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए बनाए गए हैं बायोमेट्रिक्स, ठीक। थंब इम्प्रेशन हम जो देते हैं, तो कोई एक फिक्स डिवाइस है जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, उसी से हम क्या दे सकते हैं एज एन इनपुट, अपना फिंगर्स का इंप्रेशन दे सकते हैं, थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं, अपनी जो रेटिना है वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू वो इनपुट चले जाता है, या वॉइस रिकॉग्नाइज भी हो जाता है इससे, ठीक। तो ये था बायोमेट्रिक्स। उसके बाद है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि क्यूआर कोड सबने सुना होगा, बट क्यूआर कोड का फुल फॉर्म बहुत कम ही जानते होंगे, क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स कोड्स ये क्या होता है, आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, पेटीएम हो गया, यूपीआई आईडी के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, गूगल पे वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं क्यूआर कोड यूज़ करके, तो वो भी क्या है, एक इनपुट है, ठीक है। आप उसे स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड लिखा रहता है, फिर उसमें आप पेमेंट करते हैं, तो क्यूआर कोड वही है, ठीक। ऑनलाइन भुगतान के लिए हम इसे स्कैन करते हैं। अब क्या है, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है, देखिए, मैप, इमेज या ड्राइंग, कोई भी मैप, इमेज या ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली पिक्चर्स वाले जो चीज़ है ना, जैसे ये सारे टेक्स्ट थे, पिक थे, सब चीज़ के लिए ये क्या होता है, जो भी हम मैप हो या इमेज हो या ड्राइंग जो हम कर रहे हैं उसे ये सेव करता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक, ताकि वो स्टोर हो जाए एक जगह। तो लाइट पेन की ही मदद से ये हम इसकी एंट्री कर सकते हैं, मतलब कि देखिए मानचित्र हो गए, चित्र हो गए, रेखा चित्र, मैप, इमेज और ड्राइंग, इसको क्या करता है वो कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में सेव कर लेता है। लाइट पेन की मदद से इस पर बनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला है क्या, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सभी जानते हैं, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट। हेडफोन अगर पूछ दिया जाए किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपको क्या लिखना है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि हेडफोन से आपको क्या, आप गाने सुनते हैं, आप कुछ भी सुनते हैं ना, तो वो आपको रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो हेडफोन क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन क्या हो गया, आप जो बोलते हैं, हम जब माइक्रोफोन की मदद से आपके वॉइस को या आप गाना गाते हैं वो रिकॉर्ड होता है, तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी ध्वनि को या ऑडियो को किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में सेव कर देगा, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर जैसे कि हम अपना एटीएम, हम कहीं जाते हैं और एटीएम के थ्रू अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्यूआर कोड से या जैसे भी, वो ठीक है, बट आप अगर एटीएम देते हो तो ध्यान दिया होगा ना, पेट्रोल पंप पे या मॉल्स में एक स्मार्ट कार्ड रीडर, एक मशीन रहती है जिसमें आप एटीएम अपनी आप एंटर करते हो, आपका कार्ड एंटर करते हो, ठीक है, वो उसे रीड करके फिर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, स्मार्ट कार्ड रीडर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। माउस के बारे में मैं एक चीज़ और बताने वाली थी उस टाइम, कि जो माउस में 3 बटन्स या होते हैं, या मतलब जो क्लिक होते हैं, देखा था हमने, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक रहता है और बीच में स्क्रॉल रहता है, तो जो क्लिक्स है ना वो किस फॉर्म में रहते हैं, देखिए अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूँ तो क्या होगा, अगर मैं डबल लेफ्ट क्लिक करूँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डबल लेफ्ट क्लिक करने से, सिंगल लेफ्ट या राइट क्लिक करने से क्या होता है, ठीक। तो अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूँ तो कोई भी सेलेक्ट होगा फाइल, ठीक है, कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट है उस पर जाके अगर मैंने सिर्फ लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं 2 बार उसे लेफ्ट क्लिक करूँ, 2 बार ऐसे करूँ तो क्या होगा, खुल जाएगा वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ है, अगर मैं माउस से डबल लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ तो वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और अगर सिंगल लेफ्ट क्लिक किया मैंने तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, 2 बार लेफ्ट क्लिक किया है तो खुल जाएगा। तो ये तो लेफ्ट का था। अब राइट में अगर मैं एक क्लिक करूँ तो क्या मिलता है मुझे, प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी,
उसके बारे में, उस फाइल और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी रहती है, ठीक है, कि वो कितनी उसकी साइज़ क्या है, किस डेट पे वो क्रिएट हुई थी, कब बनी थी वो किस डेट पे, है ना, किस टाइप की वो फाइल है, ये सारी चीज़ें, उसके इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो रहती है वो राइट क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा, लेफ्ट में वो सेलेक्ट होगा और डबल लेफ्ट करने में वो खुल जाएगा, ठीक है। तो माउस का भी ये बचा हुआ था। आज के लेक्चर में आपका इनपुट डिवाइस पूरा कंप्लीट हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हमने देख लिया। अब अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा आउटपुट डिवाइस पे रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो मुझे तो वो भी मुझे बताएं, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिस पे हम आउटपुट डिवाइस कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।